हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। पहले वाले टॉपिक्स हो गए, बताइए जो हमने लास्ट किए थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब तो आप लोगों के पास एमसीक्यू भी अवेलेबल है, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फिर एक ही दिन का डिफरेंस है दो पेपर में, साथ साथ करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए कोई नहीं, आज हम लोगों का टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स। आज इसको करेंगे, जो भी डाउट्स होंगे पूछ लीजिएगा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स करेंगे। यूनिट 14 मॉड्यूल सी का टॉपिक है। मैंने आपको बताया था कुछ चैप्टर्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपको मॉड्यूल बी है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। मॉड्यूल बी में वैसे तो इजी है, और इसमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली 0.5 मार्क्स के आते हैं, और जो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं या ज्यादा मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके मॉड्यूल सी और ए से। ठीक है। मॉड्यूल ए में आपके पता है ज्यादा दो ही टॉपिक्स हैं मोस्टली। तो एक आपका वाईटीएम है, एक आपका कैपिटल बजटिंग है। ये अभी हमने किया नहीं है रिवीजन में, अभी करेंगे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स हैं इसमें और स्कोरिंग भी है ये। मॉड्यूल सी में जो है उसमें दोनों टाइप्स के ही आएंगे, 0.5 वाले भी आ सकते हैं और आपके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, जैसे कि कंपनी अकाउंट्स। तो मॉड्यूल सी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो आपका कंपनी अकाउंट्स है। कंपनी अकाउंट्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, बहुत सारी क्लासेस लेके, और इसका मैंने एमसीक्यू वाली क्लास भी ली है। फिर भी अभी रिवीजन में हम करेंगे हम। तो कंपनी है इसमें, एक आपका फाइनल अकाउंट है, बैलेंस शीट इक्वेशन भी है, वो हो चुका है। तो मेजरली आपका जो मॉड्यूल सी है, एक रेशो। रेशो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 3 टॉपिक्स हैं, कंपनी, फाइनल अकाउंट और रेशो, ये तीनों टॉपिक्स मॉड्यूल सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं अगर न्यूमेरिकल आया तो, या फिर 0.5 का भी आ सकता है। अगर इजी क्वेश्चन होगा तो 0.5, और अगर न्यूमेरिकल होगा तो 2 मार्क्स का आ जाएगा। तो हम लोगों को जो फोकस करना है मॉड्यूल सी में, कंपनी, फाइनल अकाउंट और रेशो में करना है। फाइनल अकाउंट अभी हम कर रहे हैं, कल हम लोग कंपनी कर लेंगे पहले, और फिर उसके बाद रेशो कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल नहीं शायद सैटरडे को पढ़ा था। ट्रायल बैलेंस क्या होता है और क्यों हम बनाते हैं, इसके 2 टाइप्स हैं, वो हम कर चुके। देखिए, मेजरली जो इसमें हमें पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। आप लोगों को याद होगा मैंने वहां पे ये टॉपिक छोड़वा दिया था कि जो क्लोजिंग एंट्रीज है और जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है वो हम लोग फाइनल अकाउंट में करेंगे। देखिए, 4 टाइप की आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। ये 4 नाम आपने सुने होंगे। एक होता है आपका आउटस्टैंडिंग, एक है आपका आउटस्टैंडिंग, एक है आपका प्रीपेड, एक है आपका एडवांस, और बताइए कौन सा एक और। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये तो एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। एक होता है एडवांस, और बताइए एक्रूड। याद आ रहा है कुछ कुछ? शायद नहीं आ रहा है तभी नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। देखिए, हमारे जो ये 4 एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, जो पहले वाली है, सम ऑफ द एक्सपेंसेस मे हैव बीन इनकर्ड बट नॉट पेड। कुछ खर्चे हैं जो हमने कर दिए लेकिन उनकी पेमेंट नहीं करी है, तो ये कौन सा केस होता है, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग।
ऐसे खर्चे जो हमारे ऊपर ड्यू हो चुके हैं, हमने उनकी पेमेंट नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल, मार्च मंथ का जो आपका रेंट था वो ड्यू हो गया, मतलब मार्च मंथ पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन आपने फिर भी मार्च मंथ का रेंट अभी पे नहीं किया है। तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड। आपके ऊपर ड्यू हो गया लेकिन आपने उसको पे अभी नहीं किया है। और ये कौन सी केस में होता है? एक्सपेंस के केसेस में होता है। तो जहां पर भी आपको एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग दिखेगा वो आपकी क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री होगी। ठीक है। सेकंड देखिए, सम ऑफ द एक्सपेंसेस मे हैव बीन पेड इन एडवांस बट नॉट इनकर्ड। फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस प्रीमियम का एग्जांपल लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम हमें पे करना था। सपोज हम लोग हाफ ईयरली करते हैं, तो हमने पे किया है दिसंबर में पे किया। फॉर एग्जांपल, दिसंबर में हमने पे किया है जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ये जो अप्रैल, मई और जून है, क्योंकि देखिए मार्च में क्या होगा? मार्च में तो हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो उसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आपका अप्रैल, मई और जून का जो इंश्योरेंस प्रीमियम अभी से ही आपने पे कर दिया है, एक ऐसा एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे कर दिया है, अभी अप्रैल, मई और जून का ड्यू नहीं हुआ था, इवन वो फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट नहीं हुआ था, आपने फिर भी पे कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा एक्सपेंस? एक्सपेंस प्रीपेड। एक ऐसा खर्चा जो आपने पहले ही दे दिया। क्लियर? थर्ड देखिए, और ये दोनों आपके कौन से केस में होते हैं? एक्सपेंस के केस में होते हैं। अभी नीचे वाले जो दो पढ़ेंगे वो आपके इनकम के केस में होंगे। देखिए इसमें क्या होता है, सम इनकम्स में हैव अक्रूड बट नॉट रिसीव। ऐसी इनकम्स जो आपने कमा तो लिए, अर्न कर लिए, लेकिन अभी आपको मिली नहीं है, आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है, आपके पास अभी आई नहीं है, लेकिन आपको, आपने वो कमा लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फिक्स डिपॉजिट। जो एफडी का इंटरेस्ट है, जो भी आपकी क्लोजिंग डेट होगी, सपोज 31 दिसंबर है, तो एफडी का जो इंटरेस्ट है वो आपका ड्यू हो गया, लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट सेम डे पे नहीं हुआ, सपोज थोड़ा लेट हुआ या बाद में कभी भी हुआ। तो उस केस में क्या होता है कि आपने इसको अर्न तो कर लिया है, लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है। इसमें आप वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जो एफडी का इंटरेस्ट है वो आपका उसी में उसी वैल्यू में आपका क्या होता है, ऐड हो जाता है, और वो आपको कब मिलता है? मेच्योरिटी पे मिलता है। तो उस केस में क्या है, वो इंटरेस्ट आपने अर्न तो कर लिया है तो आपका ही, लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है। कब रिसीव होगा? मेच्योरिटी पे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ रिसीव होगा, लेकिन अभी नहीं रिसीव हुआ है। तो ऐसी इनकम्स को हम क्या बोलते हैं? अक्रूड बट नॉट रिसीव। आपने कमा ली है बट आपको मिली नहीं है। ये आपकी कौन सी कैटेगरी में आता है? इंटरेस्ट। इसको हम अगर सपोज ये वाला इंटरेस्ट है, इसको बोलेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल। अभी रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव होना है। और इसको आप लोग क्या बोलते हैं? एक और नाम एक्रूड भी बोलते हैं इसको। अक्रूड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर आप उसको इंटरेस्ट रिसीवेबल भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। फोर्थ देखिए, सम इनकम्स मे हैव बीन रिसीव्ड बट नॉट एक्रूड। आपने क्या किया? एक ऑर्डर रिसीव किया, आपको एक ऑर्डर मिला और आपने उसमें 10,000 रुपीज आपने एडवांस ले लिया। अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है? प्रोडक्शन आपका जब स्टार्ट होगा, अभी उसमें टाइम लगेगा। तो सपोज आपने मार्च के मंथ में ये एडवांस रिसीव कर लिया 10,000 रुपीज का, तो ये क्या, कैसी इनकम है? ये आपको मिल तो गई है, लेकिन अभी आपने कमाई नहीं। कमाओगे कब? जब प्रोडक्शन हो जाएगा और उस प्रोडक्शन को आप उस पार्टी को दे देंगे, तब ये इनकम आपकी, आप कहेंगे कि आपने कमाई है। अभी आपको सिर्फ मिली है, आपने कमाई नहीं है। अगर आपने ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया तो आपको ये रिटर्न भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी इनकम्स जो आपको मिल तो गई है लेकिन अभी आपने कमाई नहीं है, इसका जो एग्जांपल है, एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट बाय अ टेनेंट। सपोज आपके किराएदार ने आपको एडवांस पेमेंट कर दिया, अभी मार्च का मंथ चल रहा है, तो उसने मार्च के किराए के साथ अप्रैल का भी किराया दे दिया। तो अभी अप्रैल आया नहीं है ना, लेकिन उसने आपको अप्रैल का किराया दे दिया। तो इस तरह की जो इनकम्स होती हैं वो कौन सी इनकम्स होती हैं? वो आपकी
उसको आप बोलते हैं एडवांस इनकम, ठीक है। एडवांस रेंट रिसीव इस नाम से आप उसको मेंशन करेंगे। अगर रेंट रिसीव है तो एडवांस रेंट रिसीव हो जाएगा, या फिर जो भी इनकम होगी, कोई भी हो सकती है। इन चारों में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। अब देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बनते कैसे हैं, फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको बताया था ना, अकाउंटिंग साइकिल होता है हमारा। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनती हैं, फिर लेजर बनता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, और फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनता है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, या कह लीजिए फाइनल अकाउंट बनता है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, इवन तीन चीजें आती हैं, पर ट्रेडिंग हर जगह नहीं बनता। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और आपका बैलेंस शीट, इस पूरे को क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं। एक आपका नॉर्मल जर्नल एंट्रीज से अलग होके, जैसे नॉर्मल आपकी जर्नल एंट्रीज तो किससे रिलेटेड होती हैं, जो भी आपके ट्रांजेक्शन हुई आपने उनको रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसको लेजर में डाल दिया। लेकिन कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो कि उनकी ट्रांजेक्शन नहीं हुई, लेकिन उनके नेचर से, या हमें, फॉर एग्जाम्पल, आपने मशीन परचेज की तो उसकी तो एंट्री आपने कर ली, वो चली गई जनरल एंट्री में। लेकिन डेप्रिसिएशन जब आप उस पर लगाएंगे तो इसके लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। ये आपका एक अकाउंटिंग रूल है जो आपको फॉलो करना एट द एंड ऑफ दी, जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा उसमें। तो जो डेप्रिसिएशन की आप एंट्री करेंगे, क्या एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी आपकी एसेट होगी। याद है हम लोगों ने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में किया था। फिर इसको हम लोग इसका लेजर बनाते हैं, डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं और एसेट का लेजर बनाते हैं। तो वही वाली एंट्री वो कह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंट्री है ये भी आपकी, आप इसको क्लोजिंग एंट्री कह सकते हैं, या फिर आप इसको एडजस्टिंग एंट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी कुछ होती है, वो डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, और ये सब एग्जाम में आई हुई है। अभी मैं आपको एमसीक्यूज जब दिखाऊंगी इसके, तो आपसे पूछा हुआ है कि अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक का ट्रांसफर करना है एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी। सपोज आपने गुड्स परचेज किए 2,000 रुपए की, तो उसकी एंट्री क्या होगी, आपको पता है, परचेज अमाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद सेल की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगर कैश में हो रहा है तो। ठीक है, यहाँ पर हम एंट्रीज तो करते हैं कि इतना खरीदा इतना बेचा, लेकिन क्या होता है उसकी हमें बैलेंसिंग भी तो करनी होती है। कि सपोज इतना हमारे पास पहले, मान लीजिए 20,000 यूनिट्स थी, इन 20,000 यूनिट्स में से हमने पूरे साल में 15,000 यूनिट सेल की, और 2,500 यूनिट्स हमने परचेज की बाहर से। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, सेल्स को माइनस करेंगे, परचेज को ऐड करेंगे। और भी ट्रांजेक्शन होती हैं, रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, या फिर कभी कभी हमारा जो स्टॉक होता है वो खराब भी हो जाता है। सपोज फैक्ट्री में आग लग गई, या फिर उसमें सीलन लग गई तो खराब हो गया, या फिर आपने कुछ फ्री सैंपल्स बांटे, तो वो सब की एडजस्टमेंट करके जो फिगर निकल के आती है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। एक ऐसा स्टॉक, ये पोजीशन बताने की चाहिए कि एट द एंड ऑफ द ईयर या पीरियड जो भी होगा, जो भी आपका लास्ट एंडिंग पीरियड होगा, उसमें स्टॉक की पोजीशन क्या है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये सब एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है कि एक्चुअल में हमारे पास जो स्टॉक था कितना पहले से था, कितना हमने प्रोडक्शन किया, कितना हमने खरीदा, माइनस जो हमने बेचा, जो खराब हो गया, जो फ्री सैंपल्स में बेचा, या
कुछ भी जो भी स्टॉक से रिलेटेड पूरे साल में ट्रांजेक्शन हुई होंगी उन सबको एडजस्ट करने के बाद एक फिगर यहाँ पे निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और इस क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस एक्सपेंसेस। ये नेट प्रॉफिट है मैम या ग्रॉस प्रॉफिट? कौन सा मैम? ये प्रॉफिट वाला फॉर्मूला जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये इन्होंने ये P&L अकाउंट मैंने आपको बताया कि बहुत सारी जगह पे ना जरूरी नहीं कि ट्रेडिंग बनता हो। पर जो P&L P&L अकाउंट जब हो जाता है तो उसके जी बाद तो नेट प्रॉफिट निकलता है ना? हाँ जी मैम, P&L अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट निकलता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर सपोज क्या पता वो ट्रेडिंग कंसर्न ना हो या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ना हो, तो उस केस में वो क्या करेंगे, मतलब ये सिंपल एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट मान लीजिए। ठीक है, कि ये ट्रेडिंग का है। एक्चुअली हम लोग जब लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो ये अकाउंट तो एक ही होता है, बस इसके अंदर पार्टीशन होता है। ठीक है मैम, ठीक तो है। ये नॉर्मल एक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि जो हमारा सामान टोटल जितनी भी हमारी सेल हुई उससे पैसा मिला, माइनस इन सब चीजों को एडजस्ट करके इससे हमारा प्रॉफिट आ जाता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट आता है। अभी वो अकाउंटिंग वाले नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, एक जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर सपोज मुझे ये प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, सेल मुझे मिल जाएगी, परचेज मिल जाएगी, ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा, एक्सपेंसेस भी मिल जाएंगे, लेकिन क्या क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा अपने आप से? नहीं मिलेगा ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों को ऐड और लेस करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि इस पूरे फॉर्मूले में क्लोजिंग स्टॉक की जगह, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के बाकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है हमें अवेलेबल रहती है, सिर्फ हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता होता। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं इस फिगर से, मतलब ये फॉर्मूला लगा के, और फिर हम उसको चेक भी करते हैं कि क्या सच में हमारा जो स्टॉक है वो इतना ही बच रहा है। तो इससे पता चल जाता है कि कोई चोरी तो नहीं हो, कोई थेफ्ट तो नहीं हुआ है, या फिर कुछ और इस तरह की कोई चीज हुई हो जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ना हो। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयज चुरा के ले जाते हैं सामान। फॉर एग्जाम्पल शैम्पू बन रहा है किसी फैक्ट्री में, तो शैम्पू की बॉटल एक गायब हो गई। तो ये सब क्या होता है, ये सब किस चीज में हेल्प करता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हेल्प करता है। मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो तरीके होते हैं, लीफो, फीफो, और एक आपका एक वेटेड एवरेज भी होता है। ये मेथड्स होते हैं, इससे हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का या अपना स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर तो यहाँ से निकालेंगे, जो भी हमारे पास अकाउंटिंग फिगर्स अवेलेबल होंगी वहां से निकालेंगे। फिर हम एक बार इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाली टेक्निक से एक्चुअल में भी निकालेंगे, क्या जो स्टॉक हमारे पास इस समय प्रेजेंटली फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है और जो हमारे अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग आ रहा है, क्या वो मैच कर रहा है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई डिफरेंस तो नहीं है दोनों केसेस में, कि अकाउंट बुक्स में कुछ और दिखा रहा है पर एक्चुअल में कुछ और है। अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसकी कहना चाहिए छानबीन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और फिर उसका रीजन देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उसके कोई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अभी मेरे दिमाग में तो यही वाला आ रहा है कि क्या पता थेफ्ट हो, या फिर कोई और रीजन कि कुछ और सामान खराब हुआ हो लेकिन हमारे वैल्यूएशन में गलती हो गई हो इस तरह से, या फिर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो। ये मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। इसके हमने एग्जांपल्स भी किए थे, इसमें आई थिंक नहीं है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से टॉपिक में करवाया था, लेकिन ये मैंने आपसे डिस्कस किए थे, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो वहां से हम लोगों ने किया था। आई थिंक एक पीपीटी थी फाइनल अकाउंट की ना, उसके अंदर था ये सब। याद है किसी को? नहीं याद आ रहा है? लीफो फीफो पढ़ा था? हाँ मैडम पढ़ा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट पढ़ा था। हाँ जी, इसका एग्जाम्पल दोबारा करवाना है या आप लोगों को याद आ गया? एक मिनट, बता दीजिए मैम। और जो इन्वेंट्री पहले आएगी वो जी जी पहले हाँ जी निकलेगी। वही।
वही था, एक मिनट मैं दिखा, याद है ये वाला एग्जाम्पल था, ये फीफो का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल परचेज किया 1000 यूनिट्स 1 अप्रैल को 10 रुपए पे, मतलब जो पर यूनिट रेट था 10 रुपए था। फिर 500 यूनिट्स परचेज की एट द रेट 12 रुपीज पर यूनिट। फिर उसके बाद जब हम सेल करेंगे वो कितना करेंगे, सपोज सेल हमें करनी है 1200 यूनिट्स। तो अब ये जो 1200 लेंगे हम उसको किस तरह से लेंगे, देखिए हमारे पास कितनी यूनिट्स अवेलेबल है, 1500 यूनिट्स है। तो अब दोनों रेट अलग अलग है, तो कौन सा रेट पहले लें या कितना लेंगे वो हमें, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि मेथड कौन सा फॉलो हो रहा है। सपोज अगर फीफो मेथड है तो फीफो मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पुराना माल है पहले उसको निकालो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1200 यूनिट चाहिए, पहले वाली कितनी है 1000, तो पहले 1000 निकाल लीजिए, 1000 इंटू 10। फिर और कितनी चाहिए 200, तो वो 200 नए वाले में से ले लीजिए, मतलब 500 यूनिट्स में से। तो 200 हम कितने रेट की लेंगे, 12 रुपए की लेंगे। क्लियर है ये, ठीक है। यस Yes, ma'am. यस चलिए, मैम। अब देखिए, फिर अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए आपका जो स्टॉक है वो कितना बचा, या ये वाला जो है 1000 इंटू 10 प्लस 200 इंटू 12, तो 12400 का आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा कि आपने कितना बेचा है। अब सेम ऐसी लीफो मेथड में हम क्या करते हैं, लीफो में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा देखिए, ये जो लीफो फीफो मेथड्स है ना, इनका कोई ऐसे रूल नहीं है कि आपको किसी कंपनी को फीफो ही अप्लाई करना है या लीफो ही अप्लाई करना है। डिपेंड करता है कि आपका जो मटेरियल है वो किस नेचर का है। कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें पहले आपको पुराना सामान निकालना पड़ता है, और कुछ ऐसा होता है कि जितना पुराना होते जाता है उतना अच्छा होता है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, पहले लेटेस्ट वाले को निकालते हैं, या जो भी, ये हम लोग डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट से। तो इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको फीफो ही लगाना है या लीफो ही लगाना है, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का नेचर और आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है। अब देखिए लीफो में हम क्या करते हैं, अगेन 1200 यूनिट्स बेचनी है, 1000 और 500 यूनिट्स हैं पहले से। अब ये इसमें क्या करेंगे, सबसे लेटेस्ट कौन सा है 500 यूनिट एट द रेट 12, तो पहले हमने 500 ले ली। अब और कितनी चाहिए, 700। 700 चाहिए, 700 लेंगे पुराने रेट की। यस। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसमें कितना आ गया 13000, इसमें आया था 12400, इसमें आ गया 13000। ठीक है। एक आपका होता है वेटेड एवरेज मेथड, इसमें हम लोग प्राइस किस तरह से निकालते हैं, यूनिट्स का टोटल कर लेते हैं और प्राइस का टोटल कर लेते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, एक एवरेज प्राइस मिल जाता है। जो भी प्राइस होगा ना, सपोज 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 11। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहला और बाद का ना सोच के सीधा, अगर 1200 यूनिट चाहिए तो 1200 इंटू 11 कर देंगे। ठीक है। तो ये आपका वेटेड एवरेज, एवरेज मतलब समझ गए ना, कि आपका जो भी प्राइस अवेलेबल है उन सबका आप क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे, तो आपको एवरेज प्राइस मिल जाएगा, वहां से आप यूनिट्स ले लीजिएगा जितने भी चाहिए। तो इसमें कितनी आ जाएंगे 1200 इंटू 11, 13200। देखिए तीनों से अलग अलग आ रहा है ना, 13200, 13000 और आपका 12400। ठीक है। ये इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है, अगर इसका कोई मतलब कोई क्वेश्चन देखिए तो आप देख लीजिएगा, वो क्या करते हैं जो भी प्राइस होगा उसका एवरेज करके फिर हम यूनिट पे चार्ज कर लेंगे। ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये अभी जो हमने पढ़ा ये क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोगों को जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको फाइंड आउट करना होता है दोनों तरीके से, एक तो अपने प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से, सेल्स माइनस परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस एक्सपेंस करके, यहाँ से एक तो निकालते हैं, और एक हम लोग फिजिकल वैल्यूएशन करते हैं जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसकी जो टेक्निक्स हैं वो 3 है, लीफो फीफो, एक हीफो भी होता है, HIFO, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, की जो महंगा है उसको पहले निकाल दी
निकाल दीजिए और फिर जो उससे सस्ता है उसको बाद में देखिए। एक हीफो भी होता है, तो अगर बाय चांस ऑप्शन में आ गया ना तो ये मत सोचिएगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। एक होता है आपका लीफो, फीफो, एक आपका हीफो भी होता है। यहाँ पर एच का मतलब है हाईएस्ट, कि महंगे वाले को पहले निकालिए, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पर है लास्ट, और फिर एक आपका होता है वेटेड वाला। ठीक है, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री क्लियर है। उसके बाद देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आपका प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस। एक्रूड और एडवांस इनकम के केस में होता है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस के केस में होता है। उसके बाद अभी क्लोजिंग स्टॉक देखा हमने, और उसमें आपके मेथड्स देखे, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के मेथड्स क्या होते हैं, FIFO वेटेड। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो क्लोजिंग एंट्रीज देख लेंगे। जितने भी आपके इनकम और एक्सपेंसेस हैं शुड बी क्लोज बाय द ट्रांसफरिंग द बैलेंसेस टू द P&L अकाउंट। कि जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उन सबको हम लोग क्या करते हैं, कौन से अकाउंट्स, प्लीज याद रखिए, इनकम और एक्सपेंस, मतलब इसको हम ये कह सकते हैं नॉमिनल नेचर। कि जो भी हमारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होंगे उन सबको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए फॉर एग्जांपल जो सैलरी अकाउंट है, सैलरी की एंट्री क्या होती है, सैलरी डेबिट टू कैश। तो आपने जो क्या मतलब सैलरी जो है आपका, कैश तो आपका रियल है, वो तो उसमें चला जाएगा आपका बैलेंस शीट में, एसेट में, लेकिन सैलरी तो नहीं जाता ना बैलेंस शीट में। तो आप लोग क्या करेंगे, सैलरी का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, सैलरी अकाउंट इज शोइंग डेबिट बैलेंस 3 लाख रुपीज। तो आप लोग क्या करेंगे, अ क्रेडिट एंट्री बाय ट्रांसफर टू P&L अकाउंट विल बी पोस्टेड इन दिस अकाउंट एंड डेबिट एंट्री विल बी पोस्टेड टू P&L अकाउंट। मतलब जो आप सैलरी अकाउंट बनाएंगे, सैलरी अकाउंट में क्या करेंगे कि जो P&L अकाउंट है उसको कहाँ पे करेंगे, बाय ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, क्रेडिट एंट्री करेंगे। कौन से अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में, क्रेडिट साइड में लिख देंगे P&L, और P&L अकाउंट में क्या लिख देंगे, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, सैलरी। ठीक है, ये अभी थियोरेटिकली भली समझ में ना, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी, वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट अ नेसेसरी स्टेप। बहुत मतलब कुछ कंपनीज बनाती हैं, कुछ नहीं बनाती हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताएंगे वेजेस टू वर्कर्स और वेजेस टू वॉचमैन, इन दोनों में से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। वर्कर, वेजेस टू वर्कर। वेजेस टू वर्कर क्या है आपका, डायरेक्ट Direct. एक्सपेंस है, क्योंकि ये वो पर्सन है जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बना रहा है। और वॉचमैन क्या है, वॉचमैन देखिए वॉचमैन भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम चल जाएगा, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि वॉचमैन के बिना प्रोडक्ट नहीं बनेगा। चोरी हो जाएगा वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना बनेगा नहीं। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो भी आपके डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट किससे किससे डायरेक्ट, विद द मटीरियल इन विच द फर्म इज डीलिंग। अगर कोई कंपनी सपोज पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इस पेन को बनाने से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट खर्चे होंगे, डायरेक्ट कॉस्ट होंगी, जैसे कि रॉ मटेरियल, वेजेस, वेजेस उन लोगों के जो एक्चुअल में पेन बना रहे हैं उनके,
उसके अलावा ऐसे एक्सपेंसेस जैसे कि आपका फ्यूल, जिन मशीनों में पेन बन रहा होगा तो उनमें फ्यूल डलेगा तभी तो चलेंगी मशीन। तो इस तरह के जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं विच आर डायरेक्ट कॉस्ट, उनको हम बोलते हैं, मतलब वो जो भी कॉस्ट होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो कहाँ पे आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। प्लीज याद रखिएगा। और इससे हम लोग क्या कर, क्लियरिंग चार्जेस भी इसमें आएंगे क्या? क्लियरिंग चार्जेस बैंक वाले? पता नहीं, इसमें ही लिखे, बुक में ही लिखे हैं अच्छा, ट्रेडिंग देखिए जो अकाउंट। सिंपल, हाँ जी, सिंपल वाले जो क्लियरिंग चार्जेस होते हैं मतलब साफ सफाई वाले होंगे तो वो ट्रेडिंग में आएंगे। ओके, ठीक है, बैंक वाले का वो नहीं आएगा, वो पीएनएल में जाएगा। अच्छा हाँ। इसमें मैम डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या बताया था? P&L में आएंगे। मैम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएंगे ट्रेडिंग में जाएंगे। जी। ओके और ओके डायरेक्ट ओके। एक्सपेंसेस किसके किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? जिस चीज का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब आपके ट्रेडिंग में जाएंगे। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग जो आप एक्सपेंसेस। जी, और जो आपके ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग स्टेशनरी, और आपका और क्या एक्सपेंसेस होते हैं? टेलीफोन सैलरी, चार्जेस। सैलरी क्योंकि आप एम्प्लॉयज को देते हैं जो मार्केटिंग वगैरह करते हैं या आपके जो भी और पेपर वर्क होता है वो करते हैं। और यहाँ से हमें क्या मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से हमें दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एक हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। इससे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल दिया है, वहां से हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं। देखिए ये फॉर्मेट होता है, ये पता है आप लोगों को, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, फिर परचेजेस माइनस रिटर्न्स, कैरेज इनवर्ट, कार्टेज, डॉक चार्जेस। ये इंपोर्ट के केसेस में होता है ये ना, सपोज आपने कोई सामान बाहर से मंगवाया तो वहां पर आपको ये चार्जेस पे करने होते हैं। वेजेस, ड्यूटी, फ्रेट, फ्रेट मतलब होता है भाड़ा, किराया, और ड्यूटी आपका, ये आपका टैक्सेस होते हैं। ऐसे ऐसे टैक्सेस जो आपके आप इसको डायरेक्ट टैक्स भी कह सकते हैं, नहीं वो तो फिर इनकम टैक्स हो जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए ऐसे टैक्स जो कि जिसके बिना उस प्रोडक्ट को आप उस जगह से नहीं उठा सकते। टोल जैसे टैक्स वगैरह, कस्टम टोल ड्यूटी, टैक्स। नहीं नहीं, कस्टम वो नहीं ड्यूटी। आएगा सर, कस्टम ड्यूटी आ सकता है। कस्टम ड्यूटी आपको ऐसा होता है, अगर सपोज कोई सामान बाहर से आए, जब तक आप उस पर ये वाला टैक्स पे नहीं करेंगे, ये वाली ड्यूटी पे नहीं करेंगे, टैक्स वर्ड में गलत यूज कर रही हूँ, ये वाली ड्यूटी आप पे नहीं करेंगे जब तक उस पर, तब तक आप वहां से सामान उठा नहीं सकते। ऐसे ही आपका एक टैक्स होता है जो मैन्युफैक्चरर को, एक्साइज ड्यूटी। जो एक्साइज ड्यूटी होता है, ये तो हो गया इंपोर्ट के केस में कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर इंडिया में ही सपोज कोई सामान बना है, तो अगर आपको उस सामान को फैक्ट्री से उठाना है तो उसके लिए आपको क्या, कौन सा ड्यूटी पे करनी पड़ेगी? एक्साइज ड्यूटी। ये मैन्युफैक्चरर को देनी होती है पहले तो, बाद में फिर वो कस्टमर से रिकवर करता है। तो ये जो भी इस तरह के एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे लग रहे हैं वो सब आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और इधर क्या लिखेंगे आप? सेल्स माइनस रिटर्न्स और क्लोजिंग स्टॉक। और अगर बैलेंस इधर बचता है तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा, इधर बचता है तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्लियरिंग चार्जेस है, ये ना वाले क्लियरिंग चार्जेस हैं, साफ सफाई वाले जो होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया ट्रेडिंग का फॉर्मेट। अगर सपोज आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से सीओजीएस निकालना है, आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप लोग ना इस वाली क्लास के बाद प्लीज, एक वीडियो है एमसीक्यू ऑफ फाइनल अकाउंट, ये मैंने कराए हुए, उसमें सारे तो मैं नहीं कह सकती पर हाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस फाइनल अकाउंट के हमने किए हुए हैं। तो इस क्लास के बाद प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपका ये सब रिवाइज हो जाएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें सीओजीएस निकालने को बोला है, तो वहां से किसमें आप लोगों को मिलेंगे रिविजन। जी सर। किसमें मिलेंगे वो एमसीक्यू? सर जो भी आप आपका कोर्स होगा ना, कोर्स में एएफबी में होंगे एमसीक्यू के नाम से। कोर्स अगर में, हाँ जी, कोर्स में है क्या?
सर ये हाँ वाले है, जो कोर्स एमसीक्यू में है। क्लासेस है ना, ये मैंने अभी करवाए थे ना, आप लोगों को याद होगा मॉर्निंग में जब मैंने क्लासेस ली थी लास्ट टाइम, जब आप लोगों का यस एग्जाम मैम। 8 जनवरी को था, हम्म। उस समय पे ली थी ना, तो ये आपको मिल जाएगी। आप मैम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं मिलेगी तो वो मतलब आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, तो वहां पर आपके सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। मतलब मैंने फाइनल अकाउंट के कराए थे एमसीक्यूज ना, तो वहां पे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है कि सीओजीएस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एक तो ये हो गया आपका, आपने मैम इसका नॉर्मल ट्रेडिंग ग्रोस अकाउंट। प्रॉफिट है ना, इसका जो ग्रोस प्रॉफिट है ना, जी वो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, ऐसा हाँ होता जी है? मैम, अपोजिट साइड जाता है। देखिए अगर सपोज ग्रॉस प्रॉफिट इधर है ना डेबिट में, तो वो इधर जाएगा पीएनएल अकाउंट में, क्रेडिट साइड, और जो ग्रॉस लॉस होता है वो इधर आता है। ठीक है डेबिट ना, साइड, ओके। डेबिट साइड में। तो प्लीज ये वाली वीडियो को ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो मैम से कांटेक्ट करके इसको अरेंज करवा लीजिएगा। पर आप लोगों को ये वाली वीडियो जरूर देखनी है, फिर आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से, सिर्फ आप उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। हार्डली 1 आवर की होगी वो, उससे ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक आपका दूसरा फॉर्मूला होता है सीओजीएस का, वो क्या होता है कि आपने सेल्स माइनस परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को लिख रही हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद इससे आपको जो ऐसे है क्या? रिजल्ट आएगा वो आएगा ओपनिंग closing स्टॉक stock। माइनस प्लस परचेज माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हाँ क्लोजिंग ऐसे भी स्टॉक। लिख सकते हैं, मैं इस तरह से सेल्स लिखती तो जा नहीं रही है मैम। हूँ। देखिए ऐसे लिख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट 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 एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यस। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये अप्लाई करके आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाएगा। और सपोज अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता करना है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, सेल्स माइनस सीओजीएस कर देंगे, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। आप लोगों को याद है अभी जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे थे लीफो फीफो में, जब मैंने आपको फिगर बताई थी, तो वो क्या था, वो ये था, सीओजीएस था। सीओजीएस होती है कि कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ रही है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, लेकिन सेल हम लोग किस पे करते हैं, प्रॉफिट पे करते हैं। तो जब सीओजीएस के अंदर प्रॉफिट ऐड हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है, वो बनती है सेल अमाउंट। सेल्स यस। तो ये जो प्रॉफिट है ये ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सीओजीएस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में, कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल, जो नॉर्मल आपका यस। परसेंटेज वाले उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, दोनों फॉर्मेट्स और फॉर्मूला क्लियर है। यस मैम। ये नॉर्मल स्टॉक अकाउंट बनाया हुआ है, ये उसका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपने क्लोजिंग एंट्री से ट्रांसफर किया है। मैं बता देती हूँ आपको यहाँ से। देखिए आपको 4 चीजें दी हुई है, परचेज आपका 20,000 का है, सेल 16,000 की है, कैश टोटल डेबिट्स, डेबिट और क्रेडिट्स दिए हुए हैं, और एक्सपेंसेस अकाउंट का जो टोटल है वो 500 दिए हुए हैं। ये ऊपर वाला जो इलस्ट्रेशन दिया था उसी से रिलेटेड है ये 8,000 के अमाउंट। तो इसको ना ये वाले इंफॉर्मेशन यूज करके आप अपना जो लेजर का अकाउंट है वो बना सकते हैं।
ये ट्रेडिंग अकाउंट है, उसी वाले क्वेश्चन की हेल्प से जो हमने बनाया, ओपनिंग लिखा, परचेज, एक्सपेंसेस, सेल्स लिखा, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, जो बैलेंस बचा 2500 वो हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। इधर बैलेंस बचा तो ग्रॉस प्रॉफिट आया, इधर होता तो लॉस आ जाता। अब देखिए P&L अकाउंट, आपका P&L, इसमें आपके क्या आते हैं, जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस एंड इनकम, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, कन्वेंस चार्जेस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस चार्जेस, अदर चार्जेस, टैक्सेस, और जो आपके सेलिंग चार्जेस होते हैं, या बहुत सारे एक्सपेंसेस इसमें आ सकते हैं। ये तो हो गया अलग से कि अगर आप ट्रेडिंग भी बना रहे हैं तो फिर आपका P&L अकाउंट इस टाइप से बनेगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो आपका जो फॉर्मेट है P&L का ही वो ये हो जाएगा कि इसमें फिर आप स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक, मतलब फिर मर्ज हो जाएगा, बस ये सोचिए आप। उस केस में क्या होगा, दोनों अकाउंट्स मर्ज हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका एक बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वाला जो अकाउंट है ये मैं आपको जब कंपनी अकाउंट्स कराऊंगी वहां पे बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। फिर आपका आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको पता है जो आपकी कैपिटल, इसमें लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती है, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, और एसेट्स में क्या क्या आता है, नॉन करेंट एसेट्स, उसके अंदर कैश, स्टॉक, रिसीवेबल्स। ये नॉन करेंट एसेट मतलब आपका हो गया फिक्स्ड एसेट्स। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इधर कैपिटल लिखा, मतलब लाइबिलिटीज आपकी इस साइड आ जाएंगी, एसेट्स आपकी इस साइड आ जाएंगी, ठीक है। ये आपकी फिक्स एसेट्स हैं, ये वाली आपकी कौन सी एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। और ऐसे ये जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है इसको आप करंट लाइबिलिटीज कह सकते हैं। मैडम जैसे मैं एक बार देखा था एक क्वेश्चन में टूर सर पढ़ा रहे थे, जी जो नॉन करंट एसेट जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इसको नॉन जी। करंट एसेट बताए थे वो, और फिक्स इन्वेस्टमेंट, एसेट तो लैंड एंड बिल्डिंग इन शेयर्स। दोबारा बताइए सर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, शेयर तो स्टॉक क्या मार्केट बताया था सर ने? ये नॉन करंट एसेट। जी सर, वो इसलिए है क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो आपको बहुत जल्दी नहीं मिलता है। मतलब शेयर्स डिबेंचर्स को हम लोग करंट एसेट नहीं मानते हैं, क्योंकि आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये कब आपको पैसा इसका वापस मिलेगा उसका आप कह नहीं सकते। करंट एसेट्स में, ये वाली करंट एसेट्स है ना, तो करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं जिनका जो बैलेंस है वो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, तो अच्छा, ये जो इसलिए वो फिक्स आपका। एसेट नॉन करंट एसेट में भी आएंगे आप बोल रहे हैं? सर नॉन, जो देखिए, फिक्स हाँ जी, एसेट जो नॉन कोई बात नहीं, मैं अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। देखिए सर, जो आपके एसेट्स हैं उसकी हैं दो कैटेगरीज, एक है आपका नॉन करंट और एक है करंट, ठीक है। करंट के अच्छा। अंदर आएगा आपका जैसे कि कैश, BR, डेटर्स और स्टॉक। इसके कैश इन अलावा हैंड। जो भी एसेट्स बचेंगी वो आपके आएंगे इस तरफ। अब यहाँ पर आपका टेंजिबल, आपका ना वो है फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट है कंपनीज में, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है पूरा, ठीक है सर। तो वहां पे भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। नॉन करेंट एसेट का मतलब होता है अदर देन करंट। अब उसके अंदर सब आ जाएंगे सर, टेंजिबल भी आ जाएंगी, है ना। अब देखिए फिक्स एसेट भी आ टेंजिबल के जाएंगे। अंदर फिक्स्ड हो गई, आपका इंटेंजिबल हो गया, वो सब इसमें आ जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है वो भी नॉन करंट में आएगा, ठीक है। ओके। बाकी ये जो चीज है ना सर, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे जब वो कंपनी अकाउंट का जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, क्या वो था उसका, मैं उसका सेक्शन भूल गई, शेड्यूल 3 था। अच्छा। चलिए जब ये आएगा मैं डिस्कस करूंगी। ओके ओके। शेड्यूल 3 था, मुझे सही से याद नहीं आ पा रहा है। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहां पर क्या है सर,
जैसे ये तो नॉर्मल एक बैलेंस शीट बनाना बता रहे हैं अभी आपको फाइनल अकाउंट में, लेकिन जब आप एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें हर एक चीज की एक जगह दी गई है, आपको उसे वहीं लिखना है, आप कहीं और नहीं लिख सकते। तो वहां पर ये सब जो चीजें बहुत डिटेल में दी गई हैं कि नॉन करेंट एसेट के अंदर कौन कौन से आएगा, टेंजिबल में क्या आएगा, फिक्स में क्या आएगा, वहां पे बहुत डिटेल में दिया हुआ है, और वो करना भी आपके सिलेबस में भी है। ठीक है सर, तो वहां पे फिर हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, आपने उनको यहाँ पे पोस्ट कर दिया। अब ये चीज आपको याद रखनी है, बैलेंस शीट में दोनों साइड का जो टोटल है वो आपका सेम आता है। अब ऐसे आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इससे आपने क्या किया, ट्रेडिंग बनाया। ये देखिए, अब क्या करते हैं ना, फिक्स एसेट्स की जगह पे नॉन करेंट एसेट का यूज होता है, एज पर जो हमारा नया कंपनी एक्ट बना है उसके रूल के अकॉर्डिंग, जो फाइनल अकाउंटर्स का फॉर्मेट चेंज हो गया है। ओके ओके। ठीक है सर, फिर ये कैपिटल अकाउंट बनाया इन्होंने, लेजर्स। देखिए, अब आपको जहाँ पे भी ये इस तरह के अकाउंट दिखेंगे ना, कैपिटल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, ये सब आप लोग बना सकते हैं, तरीका वही है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो जर्नल एंट्री बना लीजिए, तब लेजर बना लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट भी बना सकते हैं। फिर ये इसकी बैलेंस शीट बना दी। ये भी बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, अगर दिया हुआ तो देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कैसे बनता है। फॉर प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट हमें क्या चाहिए होता है, बैलेंस शीट चाहिए होती है और P&L अकाउंट। देखिए, जब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में जो आपके टॉपिक्स आते हैं, वो एक आता है कैश फ्लो, एक आता है फंड फ्लो, और एक आता है आपका रेशो। जिसमें से कि रेशो तो आपका डिटेल्ड सिलेबस में, ये दोनों नहीं है, मतलब डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ओवरव्यू दिया हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका एनालिसिस वाली स्टेज है, उसमें ये तीन चीजें आती हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशो। रेशो तो आपके कोर्स में है, कैश फ्लो, फंड फ्लो आपके कोर्स में डायरेक्टली नहीं है। मैम फाइनल अकाउंट के बाद एनालिसिस की स्टेप आएगी। जी मैम, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या होता है, हमें पूरी पोजीशन पता चल जाती है ना, कितनी एसेट्स है हमारे पास, तो उससे हमें नेटवर्थ पता चलती है, कितने हमने कर्जे लिए हुए हैं तो उससे हमें अपनी पेइंग कैपेसिटी पता चलती है, प्रॉफिट्स हमारे कैसे हैं उससे हमें हमारी सॉल्वेंसी पता चलती है। तो ये सब जो चीजें, ये हम तभी पता कर सकते हैं जब हमारा फाइनल अकाउंट बन चुका होगा, मतलब हमारे पास हाथ में सारे रिजल्ट्स होंगे तब। ठीक है, तो थोड़ा सा एक देख लीजिए कैश फ्लो क्या होता है, अगर दिया हुआ है बुक में। तो कैश फ्लो जो होता है उसको हम पूरे को तीन कैटेगरीज में बांट देते हैं। पहला, ऑपरेशन एक्टिविटीज। ऑपरेशन एक्टिविटीज में आपकी वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि आप, जो आपका एग्जैक्ट बिजनेस है, जिस चीज में आप डील कर रहे हैं, जैसे कि सेल्स, परचेज ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ये सब आपका ऑपरेशन एक्टिविटीज में आता है। फिर उसके बाद दूसरा आपकी कैटेगरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपने अपना जो पैसा है उसको आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं, या फिर किसी को लोन दिया हुआ है, या फिर किसी भी तरीके से अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। थर्ड जो कैटेगरी है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपने कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज किया हुआ है, या कह लीजिए आपने कहाँ कहाँ से पैसा उधार लिया हुआ है, तो वो आपका आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, एक बेसिक सा आइडिया हो गया। तीन टाइप की एक्टिविटीज होती है, ऑपरेशन में जिस चीज में वो डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड खर्चे आ जाएंगे, मतलब एक्टिविटीज आ जाएंगी। इन्वेस्टिंग में जहां जहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या फिर फाइनेंसिंग जहां जहां पे उन्होंने पैसा अरेंज किया हुआ है, जहां से कहाँ कहाँ से उन्होंने उधार लिया हुआ है, शेयर्स इशू किए हुए हैं, डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं, तो ये भी आपका क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। क्योंकि शेयर डिवेंचर इशू करके आप पैसा उठा लेते हैं ना मार्केट से, तो वो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है, अभी देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी ऑपरेटिव इनकम होती है, मतलब जो भी आपकी कमाई हुई, उसमें से आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं,
प्रॉफिट और लॉस को ऐड या लेस करेंगे। मतलब ये इसका फॉर्मेट दिया हुआ है डिटेल ना, जैसे ये तो हो गया 3 एक्टिविटीज में होता है। फिर ये ऑपरेटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आती हैं। ये रहा इन्वेस्टिंग, आपका आपने कोई एसेट सेल कर दी या फिर आपने क्या किया, परचेज कर ली, तो ये सब आपकी क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मतलब आपका जो पैसा है वो कहाँ पे जा रहा है, और फाइनेंसिंग में कहाँ कहाँ से पैसा आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये इस पे आपको बहुत ज्यादा कोई ध्यान नहीं देना है, ये आपके कोर्स में नहीं है। बस आपको एक बार देख लेना कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, एनालिसिस का एक पार्ट होता है, इसके अंदर कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं। मेजर हेडिंग्स ये 3 होती है। इन्वेस्टिंग में कहाँ पे पैसा आपने इन्वेस्ट किया, कहाँ पे अपना पैसा खर्च किया कहना चाहिए। फाइनेंसिंग में कहाँ कहाँ से आपने पैसा अरेंज किया है, और ऑपरेटिंग में आप जो भी जिस चीज में भी डील कर रहे हैं उसकी वहां पे जो भी कैश ट्रांजैक्शन है उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है। ये ट्रेडिंग का फॉर्मेट है, ये आपका P&L का फॉर्मेट है। किसी को डाउट होगा, मैं स्लाइड्स दिखा रही हूँ तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, प्लीज याद रखिए ये जो बैलेंस शीट है ये आपकी एक नॉर्मल बैलेंस शीट है। ठीक है, ये एज पर लॉ या एज पर कंपनीज एक्ट नहीं है, वो अलग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट, P&L, ट्रेडिंग, तीनों का फॉर्मेट का एक आपको आइडिया रहना चाहिए। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला है इसको प्लीज याद कर लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक बार इनका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ये जो 4 केस थे। देखिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, ये कौन सा केस होता है, आउटस्टैंडिंग वाला। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, आप इसको पेबल भी कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। अब देखिए इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट है अगर सपोज आपका कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, याद रखिएगा जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो हमेशा 2 जगह जाती हैं, और वो 2 जगह कौन सी होती है, या तो वो जाएगी बैलेंस में से एक, और दूसरी जगह है वो है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में भी 2 जगह होती है ना, लायबिलिटी में जाएगी या एसेट में जाएगी। ठीक है, तो आपको इन चारों केसेस का ये चीज पता होनी चाहिए कि ट्रेडिंग या P&L में से कहाँ जाएगी और या फिर बैलेंस शीट में कहाँ जाएगी। हमेशा याद रखिएगा जो, अच्छा आप लोग खुद बताइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ये आपका, तो आप क्या करेंगे, P&L अकाउंट में जो भी आपका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा, सपोज सैलरी है, हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना कि जिस साल का खर्चा है उसको उस साल में ही दिखाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग जितना भी होगा, सपोज 22,000 तो आपने सैलरी पे कर दी, 2,000 अभी बची हुई है, तो आप अपना जो P&L बनाएंगे, क्योंकि खर्चा तो फिर आप पूरा ही चार्ज करेंगे ना 24,000 रुपए से, कि भाई मेरा जो सैलरी का एक्सपेंस है टोटल 24,000 है, भले ही 2,000 रुपये अभी दिया नहीं है लेकिन देना तो है। तो जो भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो क्या होगा, वो प्लस होगा P&L में डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में ये क्या है आपकी लायबिलिटी है ना, तो ये आपका लायबिलिटी साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। किसी को डाउट है इसमें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस P&L में डेबिट साइड प्लस हो जाएगा उस एक्सपेंस के अंदर, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से। केस 2 देखिए, एडवांस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो आपका प्रीपेड वाला केस होता है। सपोज प्रीपेड सैलरी आपने आने वाले 2 महीने की सैलरी अभी पे कर दी, तो ये क्या है, अच्छी बात है भाई, कोई
फ्यूचर का खर्चा आपने अभी पे कर दिया, तो ये क्या है आपके लिए, एसेट होगी ना। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं बैलेंस शीट में ये कहाँ जाना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, एसेट्स में जाना चाहिए। किस नाम से जाएगा, प्रीपेड के नाम से जाएगा। ठीक है, जो भी खर्चा होगा उसका नाम लिख दीजिएगा। सैलरी होगा तो प्रीपेड सैलरी, अगर आपका इंश्योरेंस होगा तो प्रीपेड इंश्योरेंस। और पीएनडल में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, पीएनडल में इसका ट्रीटमेंट होगा कि ये माइनस हो जाएगा उस एक्सपेंस में से, क्योंकि एक साल में सिर्फ उसी साल के खर्चे दिखाने, अगले साल के नहीं दिखाने। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो सैलरी है वो 26,000 पे कर दी, एक महीने की एक्स्ट्रा कर दी सपोज, लेकिन इस साल की कितनी है, इस साल की तो सिर्फ 24 ही है ना। तो आप लोगों को एक्चुअल जो इफेक्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, पीएनडल में 24,000 आना चाहिए। अगर आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर दीजिए, अगर प्रीपेड है तो माइनस कर दीजिए, लेकिन पीएनडल में डेबिट कितना होगा, उतना ही होगा जितना होना चाहिए, दैट इज 24,000। किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम यहाँ प्लस किया है ना, लेकिन पीएनडल में प्रीपेड कहाँ पे मैम? सैलरी, सैलरी में देखिए प्लस किया है। मैम ये हो सकता है गलत होगा यहाँ पे, ऊपर वाले को माइनस किया। 1 मिनट मुझे दीजिए प्लीज, ठीक है, एक बार हाँ मैं मैम, कंफर्म कर लेती हूँ। ठीक है, वैसे ऊपर प्लस होना चाहिए। हाँ ये एक्चुअली वो है ना, पहले से पीपीटी बनी हुई है, तो इसलिए अभी मैं देखती हूँ 1 मिनट। प्रीपेड एक्सपेंस माइनस ही होंगे, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंस, इसमें सही कर लीजिए। ठीक है, आप सिर्फ कंसेप्ट याद रखिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस साल के खर्चे हैं उसी साल में रखिए। अगर बाय चांस देखिए, क्योंकि नॉर्मल जब आप बिजनेस करते हैं तो ये सब चीजें हो जाती है कि कभी ज्यादा चला गया कभी कम रह गया, लेकिन पीएनडल में आपको उतना ही दिखाना है जितना कि उस अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, केस 3, इनकम अक्रूड। अब ये वाले कौन से केस आ गए, इनकम के केस आ गए। इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, आपने इनकम कमा लिया लेकिन आपको मिली नहीं है, तो आप क्या करेंगे। पहली बात तो आप ये बताइए कि एसेट है कि लाइबिलिटी है। ये तो बहुत इजी है ना फाइंड आउट करना कि वो एसेट में जाएगा, या वो तो आप नॉर्मल उस ट्रांजेक्शन को पढ़ के भी Asset. पता लगा सकते हैं, है ना, कि भाई कोई खर्चा, सॉरी कोई इनकम थी, आपने कमा लिए भले आपको अभी मिली नहीं, तो ये आपकी क्या है, एसेट है। Asset. और यहाँ पर आपका क्या होगा, क्योंकि ये इनकम है तो पीएनडल में क्रेडिट साइड जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका केस 4 है एडवांस रेंट का, ये क्या आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि पहले से रेंट लेके रख लिए। अब अगर वो आपका जो किराएदार है वो परेशान भी करेगा तो भी आप उससे खाली नहीं करवा सकते, और खाली करवाएंगे तो वो उसको वापस करना पड़ेगा। तो अभी जब तक अप्रैल मंथ निकल नहीं जाता तब तक के लिए आपके लिए क्या है, एडवांस रेंट है, मतलब एडवांस लाइबिलिटी है आपकी, तो ये आपका कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। और यहाँ पर पीएनडल अकाउंट में इनकम साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए इनकम के केसेस में क्या होगा, केस 3 में, केस 3 आपका कौन सा, एक्रूड वाला है।
तो एक्रूड में क्या होगा, एसेट में जाएगा और पी&एल में प्लस होगा। आपका जो केस 4 है उसमें क्या होगा, लायबिलिटी में जाएगा और पी&एल में से माइनस हो जाएगा। मैम एक बार केस 3 बताइए ना। जी मैम, देखिए केस 3 क्या है, आपने इनकम अर्न कर ली है लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं होगी, आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई अभी, लेकिन ड्यू हो चुकी है कि आपको मिलनी है। सपोज आपने मार्च के पूरे मंथ में आपने जॉब की, पूरा 31 मार्च तक आप ऑफिस गए, तो लेकिन अभी आपको सैलरी नहीं मिली, सैलरी मिलेगी सपोज अप्रैल में, लेकिन आपने कमा तो ली ना मार्च के महीने की सैलरी। अगर आप इसके बाद जॉब छोड़ भी देते हैं तो भी आपको सैलरी तो मिलेगी ना मार्च की। तो इस तरह की जो इनकम्स होती है उसको हम अक्रूड इनकम बोलते हैं, कि हमने कमा लिए बट अभी हमें मिली नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इनकम्स में प्लस हो जाती है और इसको एसेट में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी 4 एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। उसके अलावा फाइनल अकाउंट में, इस वाले फाइनल अकाउंट में कुछ नहीं है, जो कंपनीज एक्ट वाला फाइनल अकाउंट है उसको हम करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी अगर किसी के डाउट्स है तो पूछ लीजिए प्लीज। मैडम फर्स्ट वाला जो 4 एंट्री वाला है वो बताइए, थोड़ा सा मैं डिले हुआ था मेरा, लास्ट में थोड़ा सा डिले किया था। ये वाला सर, हाँ ये वाला केस 1 केस 2। अच्छा केस 1 केस 2 यहाँ पे बता रही थी। हाँ देखिए टोटल 4 केस होते हैं, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको, क्योंकि इसमें से एक पे क्वेश्चन जरूर आ जाता है। एक मिनट दीजिए। देखिए टोटल आपके 4 केसेस हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग आपका पी&एल में डेबिट साइड प्लस हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग आपका लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा। क्लियर। यस सर। दूसरा है आपका प्रीपेड। प्रीपेड में क्या होगा, पी&एल में आपका, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि जिस जिस नेचर का एक्सपेंस होगा ना तो उसके अकॉर्डिंगली वो जाएगा। सपोज अगर वेजेस है तो वो फिर ट्रेडिंग में जाएगा, पी&एल में नहीं जाएगा। प्लीज ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्रीपेड वाला जो आपका पी&एल में डेबिट साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रीपेड के नाम से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये दोनों एक्सपेंस वाले, फिर इनकम वाला। इनकम वाला एक है आपका एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का क्या ट्रीटमेंट होगा, पी&एल में क्रेडिट साइड प्लस हो जाएगा और बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगा, एसेट साइड आएगा। और आपका एडवांस इनकम, पी&एल में क्रेडिट साइड माइनस हो जाएगा और बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगा, लायबिलिटी साइड आएगा। इसको प्लीज याद कर लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन अगर आप लॉजिक लगाएंगे
तो कर सकते हैं एग्जाम में। किसी को कोई डाउट है फाइनल अकाउंट में? अच्छा देखिए, जी पूछिए मैम। पूछिए मैम, कुछ पूछ रहे थे? मैम मैं एक बात बोलनी थी जी कि पूछिए, ये बोलिए। जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जी और ये बैलेंस शीट के जो शेड्यूल दिए हैं, जी तो इसको डेली 5-5 अपन लें क्या, ताकि रिवाइज याद हो जाए, क्योंकि वो याद ही नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है मैम, ऐसे कर लेंगे। जो अगर आपके, मतलब हाँ जी डेली क्लास में अगर अपन 5-5 रिवाइज करते हैं, जी या आप ठीक है बता मैम। देंगे कल हम 10 पूछेंगे, तो क्या हाँ जी दिमाग ऐसे में कर सकते हैं। ठीक है मैम, देखिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, याद ही अच्छा नहीं हो पा रहे हैं। और ये जो बैलेंस शीट में जो शेड्यूल जो है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है मैम, देखिए एक काम करते हैं। पहली बात तो ये, अभी मैंने आप लोगों को एक नॉर्मल फाइनल अकाउंट बताया है, ठीक है। इसके अंदर आपका है ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, ठीक है। इसको प्लीज अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो इतना टफ नहीं है, बस ये थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है उसको मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया है। इस तरह से इसको लर्न कर लीजिए। अब आप लोगों को क्या करना है, एक तो आप लोगों को पढ़ना है फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। इसको मैंने क्लास में डिस्कस किया था। एक्चुअली इसकी जो वीडियो बनी हुई है ना, वो फाइनल अकाउंट के नाम से ही बनाई हुई है। मतलब आप उस जो फ्रंट पेज होगा उस पे फाइनल अकाउंट लिखा है, लेकिन उसके अंदर बैंकिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट है। तो आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर उस वीडियो को नहीं देखना है तो आप लोग अपनी बुक में रिवाइज कर लीजिए फॉर्मेट को, और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो एक तो काम आपको ये करना है, ये वाला तो मैंने करा दिया, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की जरूरत है। इसमें बस आपको क्या करना है, वो MCQ वाली वीडियो देखनी है, और वो आप लोग जरूर देखेंगे प्लीज टाइम निकाल के, ठीक है। पहला होमवर्क ये है कि आपको फाइनल अकाउंट का MCQ वाली वीडियो देखनी है। नहीं मिलेगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। दूसरा आप लोगों का होमवर्क है फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज आपको करना है। इसमें कुछ नहीं है, एक फॉर्मेट दिया हुआ होगा कि बैंकिंग कंपनीज अपना फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो वो फॉर्मेट जो है वो, क्योंकि उसमें कुछ समझाने वाला ज्यादा नहीं है, उसमें जो भी चीजें हैं वो आपकी मतलब थोड़ा सा लर्न करने वाली है। तो एक बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने बैंकिंग कंपनी की बनाई थी, और या फिर आप नॉर्मल बुक से भी उस फॉर्मेट को रिवाइज कर सकते हैं। तीसरी चीज है, एक फाइनल अकाउंट आएगा जो कि कंपनी अकाउंट्स में, वो मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों को ये 2 टॉपिक खत्म करने, एक तो ये बैंकिंग कंपनी वाला, और दूसरा आपको करना है ये वाला जो फाइनल अकाउंट किया है, इसका सिर्फ MCQ करना है आपको। वो भी वीडियो देखनी है, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रखे हैं, और आप लोगों के पास अब वो MCQ वाली PDF भी है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये वाली MCQ की वीडियो देख के फिर आप लोग डायरेक्ट इस फाइल से भी आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। मैम MCQ वीडियो सब्जेक्ट वाइज मिलेगी क्या? जो अपने वीडियो दिए ना अलग अलग सब्जेक्ट के। मैम ये तो शायद AFB में ही है MCQ की वीडियो ना, वो भी हम लोगों ने मॉर्निंग में कुछ सेशंस लिए थे, तो तब हम लोगों ने AFB में कुछ MCQ की वीडियोस की थी, कुछ टॉपिक्स का ही किया था हमने। फिर आप लोगों के एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे तो क्लासेस रुक गई थी फिर। तो सारे टॉपिक्स की तो नहीं है, लेकिन हाँ फाइनल अकाउंट की है वो मुझे पता है। ठीक है और एक मैम। दिन मैं भी अभी मैं भी यही करूंगी कि अभी मैं देखती हूँ कि कितनी MCQ के जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने MCQ की वीडियोस की हैं। जो रिमेनिंग MCQ होंगे वो फिर हम अब इन वाली क्लासेस में ले लेंगे,
ठीक है। ओके मैम। मैडम बीआरएस हो गया मैडम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन हो गया है सर, मतलब रिवीजन